हेलो स्टूडेंट्स, समांतर प्लेट संधारित्र के इस भाग में हम लोग सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालेंगे, जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम स्थित है। मान लेते हैं ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है और इसके अंदर एक परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से स्थित है। माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के और इसकी मोटाई स्मॉल टी है। मानते हैं कि इस संधारित्र की पृथक्कृत प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। यदि संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तो इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होगा। इस संधारित्र के अंदर कुछ स्थान में ये वायु है, यहाँ पर और यहाँ पर, और शेष स्थान में ये टी मोटाई का एक परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है। इस संधारित्र में इन प्लेटों x और y के कारण बाह्य विद्युत क्षेत्र धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होगा, जबकि इस संधारित्र में इस परावैद्युत के कारण विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। ऐसा इसलिए होगा, इसके अंदर परावैद्युत रखने पर संधारित्र की धन प्लेट के सामने वाला परावैद्युत का सिरा ऋणावेशित हो जाता है और संधारित्र की ऋणावेशित प्लेट के सामने वाला परावैद्युत का सिरा धनावेशित हो जाता है। अतः इस परावैद्युत के अंदर एक विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इस धन सिरे से ऋण सिरे की ओर उत्पन्न हो जाता है। मान लेते हैं परावैद्युत में विद्युत क्षेत्र ई डैश है और संधारित्र के वायु वाले स्थान में विद्युत क्षेत्र कैपिटल E0 है। तो वायु वाले स्थान में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 यह सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 होगी तथा इस परावैद्युत माध्यम वाले स्थान में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E डैश बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 के होगी। हमें इस संधारित्र की धारिता निकालनी है। इसके लिए इसकी प्लेटों के बीच विद्युत विभवांतर चाहिए होगा। इस संधारित्र की प्लेटों के बीच में वैद्युत विभवांतर कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए एकांक धनावेश को ऋण प्लेट से चलाकर धन प्लेट तक लाएंगे और जो कार्य किया जाएगा वही इन प्लेटों के बीच विद्युत विभवांतर हो जाएगा। जब आवेश को ऋण प्लेट से चलाकर धन प्लेट तक लाएंगे तो यह आवेश कुछ दूरी इस वायु वाले स्थान में तय करेगा और कुछ दूरी इस परावैद्युत माध्यम में तय करेगा। तो किया गया कार्य हम दो हिस्सों में निकालेंगे। एकांक आवेश को वायु वाले स्थान में चलाने में किया गया कार्य प्लस एकांक आवेश को परावैद्युत माध्यम में चलाने में किया गया। तो पहले हम देखते हैं एकांक आवेश को इस वायु वाले स्थान में चलाने में किया गया कार्य। मान लेते हैं ये कार्य W0 है, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। अब आपको मालूम होगा वैद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश रखा है तो उस पर वैद्युत बल QE लगता है। यहाँ पर वायु वाले स्थान में वैद्युत क्षेत्र E0 है, अतः इसमें यदि आवेश स्थित है तो उस पर बल Q0 E0 लगेगा और विस्थापन तो वायु वाले स्थान में तय की गई दूरी d-t होगी, अर्थात आवेश का विस्थापन हो जाएगा। ये यहाँ पर रख देंगे d-t, तो W0 E0 इंटू d-t। क्योंकि आवेश Q0 एकांक है तो वो यहाँ पर 1 कूलाम लिया जाएगा। यह इतना कार्य एकांक आवेश को वायु वाले स्थान में चलाने में किया जाएगा। इसी प्रकार इस एकांक आवेश को इस टी मोटाई के परावैद्युत माध्यम में चलाने में किया गया कार्य W बराबर Q0 E डैश, क्योंकि परावैद्युत माध्यम वाले स्थान में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E डैश है इंटू विस्थापन T है, तो कार्य बराबर E डैश इंटू T हो जाएगा। यहाँ भी आवेश Q0 1 कूलाम होगा तो E डैश T हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एकांक आवेश को इस धन प्लेट से ऋण प्लेट तक चलाकर लाने में किया गया कार्य प्राप्त हो जाएगा। यही इन प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर होगा। V E0 इंटू d-t प्लस E डैश इंटू T। यहाँ पर E0 और E डैश के मान ये यहाँ से रख देंगे तो हमको ये मिल जाएगा V सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 d-t प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 के
इंटू टी। सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो अंदर बचेगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सिग्मा का मान समीकरण 1 से इसमें रख देंगे क्यू बाई ए, तो हमें मिल जाएगा बी बराबर क्यू बाई ए एप्सिलॉन जीरो इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हमको इस संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर प्राप्त हो गया। अतः परिभाषा से संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटे V होती है, तो ये बराबर हो जाएगा Q बटे और V की ये वैल्यू यहाँ पर रख दी जाएगी। ये Q और Q कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर A एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के प्राप्त हो जाएगा। इस समीकरण को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि इस संधारित्र की प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम रख देने पर प्लेटों के बीच की जो प्रभावी दूरी है वो घट जाती है, जिससे संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। यहाँ कुछ विशेष चीज़ें आपको देखनी है। नंबर 1, यदि प्लेटों के मध्य पूर्णतः परावैद्युत माध्यम भरा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा परावैद्युत माध्यम भरा है, तो T बराबर D हो जाएगा। इस परिस्थिति में इस समीकरण में T की जगह पर दोनों स्थान पर D रख देंगे, तो C बराबर एप्सिलॉन जीरो D माइनस डी प्लस डी बाई के ये प्राप्त होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो K A एप्सिलॉन जीरो बाई D प्राप्त हो जाएगा। यह वही सूत्र है जो पिछले टॉपिक में आप लोगों को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य पूर्णतः वायु भरी है तो T बराबर उस स्थिति में 0 होगा। ये T बराबर 0 इस स्थान पर और इस स्थान पर समीकरण 3 में रख दीजिए, तो हमें वायु संधारित्र की धारिता C0 बराबर A एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी ये प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नंबर 3, यदि प्लेटों के मध्य T1 T2 एंड सो ऑन Tn मोटाइयों वाले तथा K1 K2 एंड सो ऑन Kn परावैद्युतांकों वाले स्मॉल n माध्यम रखे हैं, तो प्लेटों के बीच की दूरी D बराबर T1 प्लस T2 एंड सो ऑन Tn होगी। यहाँ पर इस चित्र में देखेंगे, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ये इसकी X प्लेट है, इसको धनावेश दिया गया है। ये Y प्लेट है, इसको भू संपर्कित किया गया है। इन प्लेटों के बीच स्मॉल n परावैद्युत माध्यम रखे हैं, जिनके परावैद्युतांक K1 K2 एंड सो ऑन Kn है, और इनकी मोटाइयाँ क्रमशः T1 T2 एंड सो ऑन Tn है। यदि इन सभी मोटाइयों को जोड़ दें तो इन दोनों प्लेटों के बीच की कुल दूरी प्राप्त हो जाएगी। अतः D बराबर T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन Tn हो जाएगी। इस स्थिति में संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन जीरो D माइनस T1 प्लस T2 एंड सो ऑन Tn प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 एंड सो ऑन Tn बाई Kn होगी। यहाँ पर T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन Tn ये पूरी चीज़ यहाँ से देख सकते हैं स्मॉल d के बराबर है, तो ये वाला पद 0 हो जाएगा। अतः C बराबर एप्सिलॉन जीरो अपॉन T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस एंड सो ऑन Tn बाई Kn प्राप्त हो जाएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। कोई भी संधारित्र हो, उसको जब आवेशित करते हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। हम जानते हैं कि किसी भी संधारित्र को दिया गया आवेश उसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब ये है कि यदि आवेश और विभवांतर के बीच में हम ग्राफ खींचें तो चित्र के अनुसार एक सरल रेखा प्राप्त होगी। यहाँ पर हम आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना चाहते हैं, जो कि इस ग्राफ द्वारा प्राप्त हो जाएगी। ग्राफ द्वारा इस सरल रेखा OA और आवेश अक्ष के बीच जो घेरा गया क्षेत्रफल है, यही उस कार्य के तुल्य होगा
जो संधारित्र को आवेशित करने में करना पड़ता है। अतः आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, चित्र से देखेंगे ये क्षेत्रफल 1/2 OB इंटू AB होगा। OB Q है और AB कैपिटल V है। तो यहाँ से आवेशित संधारित्र की ऊर्जा U बराबर 1/2 QV ये प्राप्त हो जाएगी। आपको मालूम है Q बराबर CV होता है, तो Q के स्थान पर CV रख देंगे तो इसका दूसरा स्वरूप हाफ CV² ये प्राप्त हो जाएगा। आपको पुनः ज्ञात है V बराबर Q/C होता है। इस समीकरण में V के स्थान पर Q/C रख देंगे तो हमें हाफ Q²/C प्राप्त हो जाएगा। ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के 3 स्वरूप होते हैं। इसके पश्चात वायु संधारित्र की धारिता आपको ज्ञात है A ε0/D होती है। इसको हमने यहाँ पर C से प्रदर्शित किया है। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर V और उसकी प्लेटों के बीच की दूरी D है तो विद्युत क्षेत्र E बराबर V/D होता है। यहाँ से V बराबर E इंटू D ये प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 4 और 5 के ये मान हम समीकरण 2 में रख देंगे तो हाफ C के स्थान पर A ε0/D और V के स्थान पर E इंटू D रखा जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ ε0E² A इंटू D यह प्राप्त हो जाएगा। ये जो है आवेशित संधारित्र में संचित कुल स्थितिज ऊर्जा होती है। अतः आवेशित संधारित्र के एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा स्मॉल u बराबर कैपिटल U अपान संधारित्र का आयतन। कैपिटल U मतलब संधारित्र के संपूर्ण आयतन में संचित कुल स्थितिज ऊर्जा जो हमने समीकरण 6 द्वारा निकाली है, हाफ ε0E² इंटू A इंटू D और संधारित्र का कुल आयतन A इंटू D होगा। यहाँ पर A इंटू D ये कैंसिल हो जाएगा तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा U बराबर हाफ ε0E² होगी। इसे आवेशित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। आइए अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, वैन डी ग्राफ जनित्र। इसकी सहायता से बहुत उच्च विभव उत्पन्न किया जा सकता है जिसका मान लगभग 10⁻7 वोल्ट या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। इस इतने उच्च विभव का प्रयोग इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, आवेशित कणों तथा आयनों को उच्च वेग से त्वरित करने के लिए किया जाता है, जिनकी सहायता से नाभिकीय अभिक्रियाएं या न्यूक्लियर रिएक्शंस का अध्ययन किया जाता है। सिद्धांत, इसके सिद्धांत को 3 हिस्सों में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। नंबर 1, खोखले गोलीय चालक को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है। यदि कोई खोखला गोलीय चालक है और उसको आवेश दिया जाए तो वह उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। दूसरा, यदि एक गोलीय चालक है और वह आवेशित है, यदि इस आवेशित गोलीय चालक को किसी गोलीय कोश के अंदर रख दिया जाए और उसका संबंध इस गोलीय कोश के भीतरी सतह से एक सुचालक तार द्वारा कर दिया जाए तो इसका संपूर्ण आवेश इस बाहर वाले गोले की सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार से नंबर 3, चालक के नुकीले हिस्सों पर आवेश घनत्व बहुत अधिक होता है। इसका मतलब है नुकीले हिस्सों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। एक चालक लेते हैं, इसको आवेश दिया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है। नुकीले हिस्से पर आवेश घनत्व अधिक होने के कारण विद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा और शेष हिस्सों पर विद्युत क्षेत्र उससे कम होगा। यदि इस चालक को हम लगातार
आवेश देते रहें तो यह आवेश एक सीमा के पश्चात चालक के नुकीले हिस्सों से वायु में विसर्जित होने लगेगा। इसको हम लोग कोरोना उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में आइए देखते हैं इसकी रचना। तो इसमें एक खोखला गोलाकार चालक कैपिटल एस होता है। इसको दो कुचालक खंभों ए और बी के ऊपर रखा जाता है। इसके अंदर दो पुली लगी होती हैं, P1 और P2। इनके ऊपर एक ये रेशम की या रबर की एक बेल्ट लगी होती है, जिसको एक मोटर के द्वारा चलाया जाता है। इसके पास में दो धातु के कंघे C1 और C2 लगे होते हैं। कंघा C1 लगभग 10,000 वोल्ट वाली हाई टेंशन बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होता है, जबकि इस बैटरी का ऋण सिरा भू संपर्कित होता है। इसको स्प्रे कंघा कहते हैं। यह इस बेल्ट के ऊपर धनावेश की बौछार करता है। यह बौछार इसी कोरोना उत्सर्जन के सिद्धांत पर होती है। दूसरा कंघा C2 है, इसको संग्राहक कंघा कहते हैं। इसका संपर्क इस गोलीय चालक S के भीतरी सतह से होता है। जब ये बेल्ट घूमती है तो आवेश धीरे धीरे बेल्ट के सहारे इस C2 तक पहुंचता है और फिर कोरोना उत्सर्जन के सिद्धांत से यह आवेश इस कंघे C2 पर स्थानांतरित हो जाता है। चूंकि कंघा C2 इस गोली चालक S के भीतरी सतह से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह आवेश इस चालक के बाहरी सतह पर पहुंच जाता है। क्योंकि बेल्ट लगातार घूमती रहती है, इसलिए इस गोली चालक S के ऊपर आवेश की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती रहती है। जैसे जैसे गोलीय सतह S पर आवेश बढ़ेगा, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि इस पर विद्युत क्षेत्र बढ़कर इतना हो जाएगा कि वह आसपास की वायु का परावैद्युत का भंजन कर देगा। इसके पश्चात यह आवेश वायु में विसर्जित होने लगेगा। इस समय विद्युत क्षेत्र इस गोलीय चालक S की सतह पर अधिकतम होता है और इसका मान वायु के परावैद्युत सामर्थ्य के बराबर होता है। यदि गोले की त्रिज्या कैपिटल R तथा उस पर आवेश Q है तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर बराबर E मैक्स, ये वायु का परावैद्युत सामर्थ्य है। गोले के पृष्ठ पर विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R होगा और ये बराबर E मैक्स इंटू R हो जाएगा। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होती है। यदि इस गोले कैपिटल S की त्रिज्या 3 मीटर है तो इसकी सतह पर विभवांतर V बराबर 3 × 10⁶ मीन्स E मैक्स गुणे 3 यानी R, ये लगभग 9 × 10⁶ वोल्ट होता है, जो कि हम 10�7 वोल्ट के आसपास मानते हैं। यदि इस वैंडीग्राफ जनित्र को एक इस्पात के भू संपर्कित टैंक के अंदर बंद कर दिया जाए और उसके अंदर 15 वायुमंडल पर वायु भर दी जाए तो इस विभवांतर का मान और बढ़ाया जा सकता है।